टाइट्रेशन में हम लोग एसिड और एल्कली का रिएक्शन करवा रहे होते हैं। एसिड और एल्कली का रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड भी सॉल्युबल होता है, एल्कली भी सॉल्युबल होता है, मतलब एक्वा सोल्यूशन होता है एसिड और एल्कली दोनों के। और जो सॉल्ट इसमें बनता है टाइट्रेशन में, वो सॉल्ट भी हमारे पास सॉल्युबल सोल्यूशन ही होता है। जैसे HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। करते किस तरह से है टाइट्रेशन? हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में, ऐसे एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसके अंदर अगर मैंने फ्लास्क के अंदर एसिड लिया हुआ है HCl, तो ऊपर ब्यूरेट में हम लोग एल्कली ले लेते हैं, दिस इज ब्यूरेट, और इसमें हम लोग एल्कली ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ब्यूरेट का काम क्या होता है? ब्यूरेट हमारे पास एक अपैरेटस है जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन के लिए यूज होता है। अगर इसमें मैंने एल्कली फिल किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं एल्कली के अपनी मर्जी से एक एक ड्रॉप इस फ्लास्क के अंदर गिरा सकता हूँ। तो ये जो एल्कली जैसे जैसे नीचे गिरेगा, ये एसिड से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, तो ये जो हमारे पास अपैरेटस है इसको हम कहते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट में मार्किंग्स होती हैं और जितना एल्कली मैंने ऐड करा है वो वॉल्यूम मैं मेजर कर सकता हूँ। अच्छा देखो, ये कर क्यों रहा है टाइट्रेशन? ये मैं एसिड और एल्कली ऐसे भी दो बीकर में मिक्स करके भी बना सकता था सॉल्ट, लेकिन ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि देखो, जब एसिड और एल्कली से अगर मुझे कोई सॉल्ट बनाना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो फाइनल सोल्यूशन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट हो, NaCl हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने मोल्स में मेरे साथ देखा है कि अगर हम एसिड और एल्कली दोनों रिएक्ट कराएंगे, तो अगर कोई भी एक भी चीज इसमें से एक्सेस में है और वो रह बच जाएगी, तो फाइनल सोल्यूशन में मेरे पास सॉल्ट के अलावा या तो एक्सेस एसिड बचा रह गया तो वो भी होगा, या एल्कली बचा रह गया तो वो भी होगा। वो दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से लेट से मैं कह रहा हूँ कि HCl जो है वो पूरी तरह खत्म हो गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ बचा रह गया है, तो जो मेरे पास फाइनल सोल्यूशन होगा उसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी होगा पानी में, लेकिन कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होगा जो कि लेफ्ट ओवर है। अब दोनों सॉल्युबल हैं, दोनों के आयंस होते हैं। अब अगर आप इसको इवेपोरेट करवाओगे, इसकी इवेपोरेशन कराओगे, तो होगा क्या कि वाटर तो इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपके पास NaCl भी रह जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रह जाएगा। तो आप इसको किसी भी तरह से सेपरेट आउट नहीं करवा सकते हो। दो सॉल्युबल चीजों को आप इवेपोरेशन से सेपरेट आउट नहीं करवा सकते हो। तो हम लोग करते ही क्या है कि हम कहते हैं कि भाई इतना ही एसिड डालो जितने का एल्कली रिक्वायर्ड है। मतलब इस तरह से डालो कि ना तो एसिड एक्सेस में रहे ना एल्कली एक्सेस में रहे, दोनों के दोनों कंप्लीटली रिएक्ट होके खत्म हो जाए, ताकि फाइनल सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट NaCl हो और वाटर में डिजोल्व हो। और फिर उस सॉल्ट को जो है मैं इजिली सेपरेट आउट करवा सकता हूँ थ्रू इवेपोरेशन। ये काम करने के लिए देखो, हम एक तो कैलकुलेट करके भी डाल सकते हैं, स्टोइचियोमेट्री करके, जो हमने मोलर कैलकुलेशन में पढ़ा है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लेट्स से 5 मोल ऑफ HCl है, तो मैं फिर 5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही उसमें डालूं, ताकि कुछ भी ना बचे उसमें से, क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं। 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। 5 मोल के लिए 5 मोल ऑफ HCl के लिए 5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, दोनों कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे और 5 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेशन करके डालो। और अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, लेट से आपको नहीं पता है कि जो अल्कली है उसकी कंसंट्रेशन क्या है या जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन या उसकी वॉल्यूम कितनी है, तो दूसरा मेथड फिर हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में अगर नीचे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एसिड जो है वो उसका वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी कंसंट्रेशन लेट से 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और अगर मुझे उसको कंप्लीटली रिएक्ट करके खत्म करवाना है, मतलब जो मैं एल्कली में उतना ही डालूं जितना एसिड है, उससे ज्यादा नहीं डालना एसिड, तो फिर मैं टाइट्रेशन करूंगा। और मुझे पता कैसे चलेगा कि जब सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है बाय एल्कली, तो मैं एल्कली डालना रोक दूंगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग टाइट्रेशन मैं इस फ्लास्क में एक इंडिकेटर भी डाल दूंगा।
इंडिकेटर क्या होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स देते हैं एसिड में और अल्कली में। हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं जिनके हमें कलर याद होने चाहिए, जिसमें से एक तो लिटमस है। अगर लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में इंडिकेटर है तो लिटमस का कलर हम लोगों ने देखा है। फिर एक हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, और फिर एक होता है फिनोल्फिथिलीन। तो लिटमस का कलर एसिड में क्या होता है, अल्कली में क्या होता है, वो ये तो अच्छी तरह याद हुआ हुआ है कि लिटमस जो है वो एसिड में रेड कलर का होता है और अल्कली में ब्लू कलर का होता है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होता है और अल्कली में येलो कलर का होता है। और फिनोल्फिथिलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता, वो कलरलेस ही रहता है एसिड, और अल्कली में वो पिंक कलर का होता है। ये कलर्स आपको याद होने चाहिए। लेट से अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो अभी इंडिकेटर यूज किया है वो मिथाइल ऑरेंज डाला है, तो फिलहाल फ्लास्क में मेरे पास एसिड है, अभी अल्कली डालना स्टार्ट नहीं किया है, तो इस फ्लास्क का जो कलर है वो रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारा का सारा सिर्फ एसिड है। और जैसे मैं अल्कली डालना स्टार्ट करूंगा तो एसिड हल्के आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। जिस पॉइंट पे एसिड बिल्कुल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, उस पॉइंट पे जब अल्कली का आप एक और ड्रॉप डालोगे तो फिर सोल्यूशन एसिडिक से अल्कलाइन हो जाएगा, और वैसे ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसका कलर रेड से फौरन जैसे ही येलो होगा ना, इस टाइप फ्लास्क में कलर, उसी वक्त मैं अल्कली डालना स्टॉप कर दूंगा, या हम ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ताकि जैसे ही कलर चेंज हो मुझे पता चल जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा मैं अपनी टाइट्रेशन स्टॉप कर दूंगा, अल्कली फर्दर डाल ऐड करना बंद कर दूंगा। तो इससे होता है क्या है कि जितना एसिड है उतना ही अल्कली आपने डाला है, मतलब उस एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए जितना ही अल्कली रिक्वायर्ड है आपने उतना ही डाला, एक्सेस में नहीं डाला। तो सोल्यूशन में आपके पास फिर सिर्फ सॉल्ट होगा NaCl। बात समझ आई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। अच्छा देखो, अब इसमें कुछ चीजें और हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियली एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में डाला था, तो एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में हम जिस अपैरेटस से डालते हैं उसको हम कहते हैं पिपेट। अब ये किस तरह के होते हैं, मैं ना इसकी जरा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ सबके अपैरेटस की, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ब्यूरेट देखो इस तरह का बना हुआ होता है, ठीक है, दिस इज ब्यूरेट। अच्छा, इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर से इसको फिलिंग करते हैं यहाँ से। अगर इसमें एसिड डालो या अल्कली डालो, तो जब इसको हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो ये लेवल जो है वो 0 सेंटीमीटर क्यूब के मार्क तक है। ये है तो ml में लिखा हुआ होगा या ये सेंटीमीटर क्यूब में होता है। और जैसे जैसे आप इसमें से अल्कली या एसिड नीचे निकालना शुरू कर देते हो तो इसका जो मिनिस्कस है वो नीचे आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये कम्प्लीटली फिल था तो ये 0 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम शो कर रहा था। जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे गिराया तो अब देखो यहाँ पे 30 सेंटी बल्कि 30 से थोड़ा ऊपर है। जैसे अगर मैं इसकी मार्किंग देखूँ यहाँ पे, तो 30 और 29 इसके बीच में जो है वो हमारे पास 10 डिविजन है। तो इसका क्या मतलब है कि ईच डिवीजन इज ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 29.1, 29.2, 29.5, फाइनली 29.9 एंड 30। तो यहाँ पे जिस लेवल पे ये आ रहा है वो इसको इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, तो इट मीन्स के ये लेवल हमारे पास कुछ 28 पॉइंट लोअर मिनिस्कस पढ़ते हैं ना, दिस इज 28.9। इट मीन्स के 28.9 सेंटीमीटर क्यूब तक लेवल आ गया है। स्टार्ट कहाँ से किया था आपने, जीरो से।
तो टोटल वॉल्यूम आपने ब्यूरेट से कितना बाहर निकाल लिया है, वो आप कैसे निकालोगे? फाइनल वॉल्यूम विच इज 28.9 माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इट मींस आपने 28.9 सेंटीमीटर क्यूब एल्कली इसमें से नीचे कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करवा दिया, या अगर इसमें एसिड भरा हुआ है तो आप एसिड का वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो ब्यूरेट जो है वो स्मॉल वॉल्यूम्स ऐड करने के लिए, वेरिएबल वॉल्यूम्स या स्मॉल वॉल्यूम्स ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर मुझे सोल्यूशन डालना हो ना, तो इसलिए वो मैं यूज करूंगा। फिर इसके बाद अगर फॉर इस टाइटेशन में करते वक्त ये जो कॉनिकल फ्लास्क था, इस कॉनिकल फ्लास्क में भी तो पहले एसिड डाला था, और वो एसिड का जो वॉल्यूम डाला था वो 25 सेंटीमीटर क्यूब डाला था। और 25 सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम मेजर किस तरह से हमने किया था, वो हम मेजर करते हैं थ्रू पिपेट। पिपेट किस तरह का apparatus होता है? देखो पिपेट जो है वो ये बनेगा यहाँ पे ना। अब पिपेट आपके पास जो है वो ये जो पहला वाला पिपेट बना हुआ है ना, ये वाला हम लोग यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। ये 25 ml या 25 सेंटीमीटर क्यूब का यूजुअली होता है। इसमें एक यहाँ पे मार्किंग होती है, इस मार्किंग तक अगर आप लिक्विड इसमें फिल कर देते हो तो वो 25 सेंटीमीटर क्यूब आपसी। दिस इज पिपेट। अच्छा ये पतला सा होता है और जैसे आप किसी भी ग्लास के अंदर स्ट्रॉ डालते हो ना और स्ट्रॉ से सक्शन करते हो, तो ये भी इसी तरह स्ट्रॉ की तरह काम करता है। अगर मैं किसी फ्लास्क के अंदर पिपेट को डिप करूं और ऊपर से सक्शन करूं तो ये फिल हो जाएगा। और जब इसका यहाँ पे जो लेवल लगा हुआ है ना, इस लेवल तक आप इसको कम्प्लीटली फिल कर लोगे तो इसमें टोटल वॉल्यूम जो फिल हो जाएगा वो 25 ml या 25 सेंटीमीटर क्यूब का फिल हो जाता है। अब ये सिर्फ फिक्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो मैं इसको आधा भर लूं तो वो 12.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, नहीं, वो फिर गलत आंसर होगा। आप जो है उसको सिर्फ उस लेवल तक ही भर सकते हो जिस लेवल पे उसकी मार्किंग दी हुई है, क्योंकि उससे ज्यादा और कम भरोगे तो वो फिर आपने अंदाजे से भरा है, वो पर्पस नहीं है। इसका पर्पस यही है कि जिस लेवल तक यहाँ पे मार्किंग दी हुई है यहाँ तक आप इसको फिल करोगे तो वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। अच्छा इसको फिल करते कैसे हैं? इसकी जो सक्शन करते हैं वो सक्शन, जैसे स्ट्रॉ का मैंने बताया, तो स्ट्रॉ तो हम माउथ से सक्शन करते हैं, लेकिन इसको जो है माउथ से सक्शन कर तो सकते हैं लेकिन वो बहुत डेंजरस होती है। अगर आप कोई एसिड सक कर रहे हो और अगर आपने ज्यादा सक कर लिया तो वो आपके माउथ में जा सकता है, और माउथ में जाएगा तो एसिड कोरोसिव है, इट विल कॉज एसिड बर्न्स। तो उसके लिए हम लोग ना सक्शन बल्ब यूज करते हैं, या सक्शन बल्ब कहते हैं, या उसको हम कहते हैं सेफ्टी बल्ब। वो सेफ्टी बल्ब इसके ऊपर लगाते हैं और उस सेफ्टी बल्ब से फिर हम जो है सक्शन करते हैं। वो सेफ्टी बल्ब किस तरह का होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। सेफ्टी बल्ब जब पिपेट के ऊपर लगा दोगे और फिर उसको प्रेस करोगे, उसको थोड़ा सा चलाने का एक तरीका होता है। बस आपने नाम याद रखना है उसका, लेकिन उसको जब आप प्रेस करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सक्शन करेगा जो भी सोल्यूशन में वो डिप हुआ है, और आपके पास जो है वो अ, जो भी एसिड अगर आप फिल करना चाह रहे हो तो उसमें एसिड आ जाएगा, अल्कली फिल करना चाह रहे हो तो उसमें अल्कली आ जाएगा। देखो सेफ्टी बल्ब कुछ इस तरह का होता है, ये जो रेड कलर में बना हुआ है ना, दिस इज दी सक्शन बल्ब भी कहते हैं इसको, सेफ्टी बल्ब भी कहते हैं। तो ये इसका जो नीचे वाला एंड है इसको हम ना पिपेट के नीचे लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंसर्ट पिपेट हियर। तो पिपेट इसके नीचे हम लगा देंगे और फिर उससे सक्शन की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हाउ। ये आप लगाओगे इसके ऊपर यूं करके अटैच कर दोगे। फिर इसमें दो बटन होते हैं, उन बटन्स को आप एक बटन को प्रेस करते हो, पहले तो ये पूरा बल्ब आप प्रेस कर देते हो, फिर एक बटन दबाते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता सक्शन कर लेता है। बस ये याद रखना है कि इसका नाम जो है वो सेफ्टी बल्ब होता है। एंड और इसको पिपेट के साथ यूज करते हैं। अदरवाइज इफ यू आर ट्राइंग टू सक इट फ्रॉम द माउथ इट इज डेंजरस।
ये हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं टाइट्रेशन के, जो मैंने अभी तक बताया कि पहले मैं कॉनिकल फ्लास्क को जो है वो फिल करूंगा। जैसे इस केस में हमने इस पिपेट में सल्फ्यूरिक एसिड लिया। अब ये 25 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड मुझे इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना था, तो मैंने पिपेट आउट करा किसी कंटेनर से, सल्फ्यूरिक एसिड निकाला होगा इस पिपेट में 25 सेंटीमीटर क्यूब का कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने फिनोल्फिथ्रीन इंडिकेटर डाला है इसमें, और उसके बाद जो है वो टाइट्रेशन की है, और ब्यूरेट में अल्कली लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे एसिड लिया है। ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करोगे, जैसी कलर चेंज आ जाएगा, फिनोल्फिथ्रीन का कलर एसिड में कलरलेस होता है तो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जब सारा का सारा एसिड रिएक्ट हो जाएगा, अल्कली आ जाएगा, एक्सेस अल्कली आ जाएगा, तो इसका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, और फिनोल्फिथ्रीन का कलर एसिड में होता है पिंक। तो पिंक कलर का हो जाएगा तो आप टाइट्रेशन रोक दोगे। ये कलर्स आपको याद रखना है। फिनोल्फिथ्रीन का कलर एसिड में कलरलेस होता है, अल्कली में पिंक होता है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज का एसिड में रेड, अल्कली में येलो, और लिटमस का एसिड में रेड, अल्कली में ब्लू। ये तीन आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। बाकी के अगर वो कोई इंडिकेटर देता है तो उसका कलर वो आपको खुद बता देगा, लेकिन ये शुरू के तीन जो है ना वो आपको कलर चेंज खुद याद होने चाहिए। समझ आई बात? तो पहले तो हम लोग टाइट्रेशन का क्वेश्चन जैसे बाकी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं समझ समझ के, वैसे करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है फिर इसका एक तरीका भी देख लेंगे कि इसमें एक सेट पैटर्न है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना है और आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। तो 13 to 14 मार्क्स आपके इसमें से ऐसे निकल जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये कह रहा है a student is given an impure sample of calcium hydroxide. The student attempts to determine the percentage by mass of calcium hydroxide in the sample. मतलब ये कह रहा है कि कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया हुआ है लेकिन वो इम्प्योर है। इम्प्योर का क्या मतलब है कि उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पता कुछ और मिला हुआ हो, तो इसलिए उसको वो कह रहा है इम्प्योर है। तो वो ये निकालना चाह रहा है कि इसमें वाकई में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ कितना है। तो उसके लिए एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमारे सामने है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, जो जो हमें बोलता जा रहा है ये हम करते जाएंगे। कह रहा है द सैंपल इज प्लेस्ड इन अ प्रीवियसली वेटेड बीकर व्हिच इज देन रीवेट। मास ऑफ द बीकर प्लस सैंपल मास ऑफ द बीकर। देखो जब भी पहला पार्ट इस तरह का आएगा, तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कर क्या रहे होते हैं। बेसिकली हम मास बैलेंस के ऊपर जो है ना वो, अगर मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेजर करना है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड भी हो सकता है अल्कली फॉर्म में और लिक्विड भी हो सकता है, तो मैं ऐसे ही तो उसको मास बैलेंस पे नहीं डाल सकता ना। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे और फिर मास मेजर करेंगे। लेकिन उस बीकर का पहले जो है ना एम्प्टी बीकर का मास लिया जाता है, कि पहले सिर्फ बीकर का मास कितना है मैं वो निकाल लूं, और उसके बाद उसमें जो भी चीज डालनी है वो डाल के फिर मैं टोटल मास निकाल लूं। तो पहले सिर्फ एम्प्टी बीकर का मास लेते हैं, और एम्प्टी बीकर का जो भी मास आ रहा होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो एम्प्टी बीकर का जो मास है वो उसने सिर्फ दिया हुआ है मास ऑफ बीकर के नाम से, जो कि 49.86 ग्राम्स है। उसके बाद इसने क्या करा है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो पहले वाले में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा है तो मास ऑफ बीकर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों का आ गया। सैंपल अब जो भी है इसमें, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों के मासेस को माइनस करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, विच वुड बी 51.23 माइनस 49.86। दिस विल बी 1.37 आ रहा है। ओके थैंक यू। अब साथ में देखो कैलकुलेटर रख के बैठ जाओ, साथ साथ ये मेरे करते रहो। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो 2 मिनट में ले आओ जल्दी से। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस बीकर में अभी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसने मास मेजर कर लिया कि कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद वो क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर HCl, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको मोलर भी कहते हैं। मैं अक्सर जो है इसको स्विमिंग करके लिख देता हूँ 2 मोलर, इसमें का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होता है। The 25 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube of acid NaCl is added to the beaker using the apparatus A. The contents of the beaker are stirred. अच्छा फिर उसने क्या करा है, 25 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ना एसिड डाला है HCl, उसकी आपको कंसंट्रेशन बता दी है।
और वॉल्यूम बता दी है, सॉरी, कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम बता दी है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और जाहिर है एसिड डाला है, तो एसिड हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो अल्कली है, उसके साथ रिएक्ट करेगा। और बाद में इक्वेशन भी दी हुई है। अक्सर ये हमेशा ये इक्वेशन भी आपको दे देता है, आपका काम बड़ा आसान कर देता है यहाँ पे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, और ये कह रहा है कि इसको डाला है यूजिंग अपैरेटस ए, द इम्प्योरिटी डिसॉल्व बट डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो रिएक्ट कर गया, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा अगर इस सैंपल में कुछ और है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो पानी में डिसॉल्व जरूर हो गया है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा जी, फिर क्या किया है उसने? पहला क्वेश्चन पूछा, नेम द अपैरेटस ए। अपैरेटस ए क्या है? वो वाला अपैरेटस जिससे HCl को इस बीकर में डाला है। तो ये अपैरेटस ए आपके सामने दिख रहा है, अभी अभी हमने देखा है। इसका नाम क्या होता है? पिपेट। तो आपने इस अपैरेटस का सिर्फ नाम लिखना है, विच इज पिपेट, PIPETTE। फिर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेफ्टी आइटम दैट शुड बी यूज विद द अपैरेटस ए। अभी बात हुई कि अपैरेटस ए को आप पिपेट से आप माउथ से सक्शन नहीं करोगे, बल्कि सेफ्टी बल्ब यूज करोगे। और सेफ्टी बल्ब यूज करना इसलिए जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप मुंह से सक्शन कर रहे हो। अगर आपने माउथ से सक्शन कर रहे हो तो आप एसिड सक कर रहे हो यहाँ पे, HCl। तो वो आपके मुंह में जा सकता है, और अगर वो मुंह में गया तो इट विल कॉज एसिड बर्न्स, माउथ बर्न्स। तो व्हाई इज द सेफ्टी आइटम यूज? टू प्रिवेंट एसिड फ्रॉम एंटरिंग द माउथ। सही है। तो ये अक्सर आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहला तो आपने सिर्फ मासेस को माइनस किया है। दूसरे 3 पार्ट्स में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आप नहीं कर सकते हो, आसान सी चीजें बता दी, अब दोबारा आएगी तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो 4 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए इस क्वेश्चन में। आगे वो क्या कह रहा है? अच्छा, ये वाला अपैरेटस मैंने आपको नहीं दिखाया था अभी, ये यहाँ पे आ गया है पहली बार। तो इसमें कह रहा है द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर देन ट्रांसफर्ड टू अपैरेटस बी। मतलब जब आपने ये HCl वगैरह इसमें सब डाल दिया है, तो उसके बाद आपने क्या करा है, ये जो रिएक्शन, अब जाहिर है जब एसिड डाला है, और एसिड वो कह रहा है एक्सिस में डाला है, देखो लिखा हुआ है इसने ना यहाँ पे, एसिड जो है ना वो एक्सिस में ऐड करा है। तो मतलब क्या है इसका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सारा का सारा रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लेफ्ट ओवर एसिड रह जाएगा। तो इस बीकर में अभी हमारे पास क्या रह गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सबका सब रिएक्ट होकर खत्म हो गया है। तो हमारे पास इसमें कुछ लेफ्ट ओवर एसिड रह गया है, HCl, जो कि बचा रह गया है। और दूसरी चीज क्या है जो प्रोडक्ट बने? तो प्रोडक्ट क्या बना है? कैल्शियम क्लोराइड बना है, और वाटर बना है। वाटर तो ऑब्वियसली सब कुछ वाटर में डिसॉल्व है, तो वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी जो कि डिसॉल्व नहीं हुई है। असल में हम पता है किस में इंटरेस्टेड है? हम इस लेफ्ट ओवर HCl में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो मैंने इनिशियली डाला है ना एसिड, वो ये ऊपर है। इससे मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, N = CV करके। कंसंट्रेशन 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम जो है वो 25 है। जब मैं इसके मोल्स निकाल लूंगा तो मुझे ये पता होगा कि ये मैंने इनिशियल मोल्स इतने डाले हैं एसिड के, और जो लेफ्ट ओवर रह गए वो मैं किसी तरह टाइट्रेशन करके निकाल लूंगा। और जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, इनिशियल मोल्स और लेफ्ट ओवर मोल्स ऑफ एसिड, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मोल्स एसिड के आखिरकार रिएक्ट हुए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। और जब मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने मोल्स एसिड से रिएक्ट हुए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये सारी बातें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें होती हैं, होनी है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप क्वेश्चन पढ़ के ये सब आइडिया लगा लो कि अच्छा ये कर रहा है। ये मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। आपसे वो क्वेश्चन में आपका हाथ पकड़ के बोलेगा कि भाई ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये सारी मेरी अभी बताई हुई बात समझ नहीं आई।
आपको बस ये कह रहे थे कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर देन ट्रांसफर्ड टू अपैरेटस बी। अपैरेटस बी जो है उसका नाम क्या है? बेसिकली देखो अपैरेटस बी जो है ना, एक तो होता है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क, वो इस तरह का होता है। एक होता है हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क, वो इस तरह का होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। और एक होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, वो कुछ इस तरह का होता है, ऊपर से राउंड होता है, नीचे से फ्लैट होता है वो। लेकिन ये जो है ना, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या ग्रेजुएटेड फ्लास्क, इसके दो नाम होते हैं। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, या इसको हम ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी कहते हैं। अच्छा, ये होता है तो फ्लैट बॉटम फ्लास्क की तरह है, लेकिन इसकी जो नेक है ना वो लंबी होती है। अच्छा, और इस पे ना सिर्फ एक मार्किंग दी हुई होती है यहाँ पे, और वो मार्किंग अगर आप इसको फिल करोगे, इसमें कुछ भी चीज और इस मार्किंग तक फिल करोगे तो 250 सेंटीमीटर क्यूब तक फिल हो जाती है। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किसी और वॉल्यूम का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो आता है, हमारे पास पेपर में वो 250 का ही आता है। तो कभी भी वो 250 सेंटीमीटर क्यूब का भी अपैरेटस आपको देना, तो समझ जाना वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात कर रहा है। और इसको शेप देख के पहचान भी अब याद रखना बता दिया है। तो इसने करा क्या है, इस बीकर में जो कुछ भी है ना, उसको उठा के इसने इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगी। और फिर उसमें ये ना पानी डालता है, और इतना पानी डालता है कि पानी डाल डाल के वो 250 लेवल तक पहुंचा देता है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, हम कर क्या रहे हैं इसमें? इसमें हम कर रहे हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि जो एसिड बचा है लेफ्ट ओवर, अब ये होगा कंसंट्रेटेड। मुझे इसको ना लेस कंसंट्रेटेड करना है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब पानी कितना डाला? इतना डालो कि 250 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए इस पूरे का सोल्यूशन। तो अब देखो क्वेश्चन में जो वाटर डालते हो ना, अब वो वाटर आप डालते हो डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होता है? जिसमें सिर्फ प्योर H2 हो और कोई चीज डिजोल्व ना हो साथ, तो कोई सॉल्ट वॉल्ट ना हो। तो वो कह रहा है कि द स्टूडेंट वॉशेस द बीकर आउट ट्वाइस विद डिस्टिल वाटर एंड ट्रांसफर्स द वॉशिंग्स टू apparatus B. The student then makes up the solution to 250 centimeter cube mark with distilled water. This is solution C. और ये जो सोल्यूशन बन गया है, इस सोल्यूशन को वो नाम क्या कह रहा है? सी सोल्यूशन कह रहा है। मुनीब, दिस इज नॉट अ कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ग्रेजुएटेड फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क जो हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं वो इस तरह का होता है। अभी टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं की है, ये कॉनिकल फ्लास्क होता है। अच्छा, सेकेंडली उसने एक चीज और बोली है कि द स्टूडेंट वॉशेस आउट द बीकर विथ डिस्टिल वाटर। मतलब ऐसा क्यों कर रहा है कि बीकर, एक बार बीकर का कंटेंट उसने डाला इसमें, और उसके बाद जो है वो बीकर में पानी डाल के दोबारा हिला के जो है वो पहले तो इसने डाल दिया, उसके बाद में डिस्टिल वाटर डालेगा, थोड़ा हिलाएगा, हिलाने के बाद दोबारा डालेगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है? देखो ऐसा इसलिए कर रहा है कि अगर कोई चीज थोड़ा बहुत रह गया है उसमें तो वो ट्रांसफर हो जाए। जैसे अगर आप कोई चीज, क्या कहते हैं, अक्सर वो दवाइयां आती थी ना जो पानी में मिला के बचपन में पीते थे, तो वो उसमें कुछ रह जाता था, तो मामास का क्या काम था कि उन्होंने उस पर उन्होंने पानी डाला, हिलाया और बोला दोबारा पी जाओ, ताकि कि डोज जो है वो रह ना जाए। इसलिए यहाँ पे भी ये जो स्टूडेंट वॉशिंग कर रहा है उसका पर्पस यही है कि सो दैट ऑल द कंटेंट इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो वॉश कर रहा है ना बीकर को, दो बार, एक बार भी नहीं, दो बार, के सब कुछ ट्रांसफर हो जाए परमानेंटली। पहला वो आपसे पूछ रहा है नेम द अपैरेटस भी। अपैरेटस भी अब मैंने बता दिया, दिस इज अ ग्रेजुएटेड फ्लास्क और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो अब ये भूलना नहीं, और टाइट्रेशन के क्वेश्चन में हमेशा दिखेगा। फिर पूछा है व्हाई डज द स्टूडेंट वॉश आउट द बीकर विद डिस्टिल वाटर एंड ट्रांसफर द वॉशिंग टू apparatus भी। अभी बताया वॉश करने का पर्पस क्या है, सो दैट ऑल द कंटेंट, all the content is transferred to the volumetric flask। सही है, तो देखो ये 2 मार्क्स और आ गए।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अच्छा, मूविंग ऑन। अब देखो आगे कह रहा है द स्टूडेंट ट्रांसफर्स 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। अब आया ना कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे करेगा टाइट्रेशन। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी, सी क्या है? ये जो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन बनाया ना, ये सी है। इसमें से 25 सेंटीमीटर क्यूब वो निकाल के किस में डाल रहा है? कॉनिकल फ्लास्क में। और जब भी 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन निकालना होता है ना हमें 25, तो वो हमेशा हम ना पिपेट से निकालते हैं। और पिपेट हमने ऊपर देखा जिसको वो अपैरेटस ए का लेबल दिया हुआ है उसमें। पिपेट को हमने देखा था ना अभी, अपैरेटस ए जो है वो किसको कह रहा था? पिपेट को कह रहा था। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी अगर वो निकाल रहा है, मतलब इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में से वो 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन निकाल रहा है और उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहा है, मतलब ये जो सोल्यूशन सी निकाला है उसने उसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी। और वो किससे निकाला होगा? उसने पिपेट से निकाला होगा, मतलब अपैरेटस ए। सो द स्टूडेंट transfers 25 centimeter cube of C into a conical flask using apparatus A and then adds 3 drops of methyl orange indicator। देखो जहां पे इंडिकेटर का नाम आ जाएगा तो यू शुड बी श्योर के अब टाइट्रेशन की बारी आ गई है, टाइट्रेशन स्टार्ट करवा रहा है। क्योंकि इस फ्लास्क में इसने पहले 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन डाला, वो जो ऊपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाया था। उसके बाद वो कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है जी। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर इस फ्लास्क में होगा क्या? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लास्क में है क्या चीज, एसिड है या एल्कली है। अच्छा देखो, इस फ्लास्क में अगर मैं देखूं तो इस फ्लास्क में सोल्यूशन आया कहाँ से है? वो सी से, बी अपैरेटस जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन सी था वहां से आया है। सोल्यूशन सी जो है वो कहाँ से आया है? वो जो इस बीकर में हमारे पास चीजें थी वहां से आया है। इस बीकर में लेफ्ट ओवर एसिड रह गया था, तो वो एसिड इसमें आया था ना। और इस एसिड में पानी डाल के डाइल्यूट करा रहेगा तो वो एसिड, और क्या कहते हैं, और उस एसिड में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड वाला जो होता है वो इस फ्लास्क का कलर हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड होता है तो ये रेड कलर हो जाएगा। अच्छा, इन केस इफ यू फेल टू रिकॉग्नाइज के दिस फ्लास्क एज एसिड, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे इसकी, तो इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रही है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज पुट इनटू ब्यूरेट। इसका क्या मतलब है कि ब्यूरेट में एल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब ब्यूरेट में एल्कली है तो ऑब्वियसली फ्लास्क में क्या होना चाहिए? एसिड। तो उस वो आपको दोबारा कंफर्म हो जाएगा अगर आपने ऊपर से नहीं आइडेंटिफाई कर सके क्या है। तो जब उसने कहा कि ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड यू गाइस नो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है, तो फ्लास्क में हम हर हाल में एसिड ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइट्रेशन करा रहे हो कॉनिकल फ्लास्क का ब्यूरेट और इंडिकेटर यूज करो तो इसका मतलब है आप टाइट्रेशन करा रहे हो। और टाइट्रेशन होती ही हमेशा एसिड और एल्कली के बीच में है। तो अगर वो कह रहा है ब्यूरेट में एल्कली है, तो फ्लास्क में क्या होना चाहिए? एसिड। अब फ्लास्क में है एसिड, पहले कलर फ्लास्क का क्या होगा? जो मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का एसिड में कलर होता है रेड, वो आपको याद रखना है। फिर वो कह रहा है कि the sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid and that remains after reaction with calcium hydroxide। ठीक है, किस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप ब्यूरेट से नीचे गिरा रहे हो तो वो रिएक्ट करेगी एसिड के साथ। और कौन सा एसिड है वो? जो जब ऊपर पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मास बैलेंस पे मेजर किया था ना, उसके साथ रिएक्ट होने के बाद जो बचा रह गया था वो वाला एसिड है। लेकिन इनकेस अगर तुम्हें नहीं समझ आता कि भाई कौन सा एसिड है, तुम बस इस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। इक्वेशन दी हुई है फॉर द रिएक्शन इज शोन, ओके सही है। इक्वेशन दी हुई है, ओके जबरदस्त दिया हुआ है, व्हाटएवर। आगे वो कह रहा है व्हाई डज द स्टूडेंट डिसाइड टू यूज apparatus A and not a measuring cylinder to transfer 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C into the conical flask। देखो अभी हमारी क्या बात हुई कि हमें पिपेट से 25 सेंटीमीटर क्यूब फ्लास्क में डालते हैं। मेजरिंग सिलेंडर से हम वेरिएबल वॉल्यूम मेजर करते हैं, वो भी हम देख लेंगे आगे। बट यू गाइस मस्ट हैव अ बिट ऑफ आइडिया ऑफ मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, फिजिक्स में भी देखते आए हो। तो मेजरिंग सिलेंडर से भी हम मेजर कर सकते थे 25 सेंटीमीटर क्यूब। पिपेट ही क्यों यूज करा? बिकॉज पिपेट इज मोर एक्यूरेट। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है, पिपेट इज मोर एक्यूरेट। पिपेट इज मोर
एक्यूरेट एंड दैट्स इट। अच्छा, फिर वो पूछता है व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एट द एंड पॉइंट। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो कलर है वो हमें पता है कि एसिड में रेड होता है और एल्कली में येलो होता है। अब पहले एसिड किस में है, फ्लास्क में। तो कलर चेंज हमेशा फ्लास्क में जो चीज होती है उससे जो ब्यूरेट में चीज होती है उसमें जाता है। तो कलर चेंज हमेशा ना याद रखना वो होता है फ्रॉम फ्लास्क टू ब्यूरेट। मतलब जो चीज फ्लास्क में है पहले उसका कलर लिखो और जो चीज ब्यूरेट में बाद में उसका कलर लिखो। तो फ्लास्क में अभी क्या है, एसिड है। और मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या होता है, रेड। तो आप फ्लास्क में एसिड है तो आप रेड कलर लिख दो। और ब्यूरेट में अल्कली है और अल्कली में मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है येलो, तो फिर आप लिख दो येलो। तो कलर चेंज वुड बी फ्लास्क टू ब्यूरेट। फ्लास्क में एसिड है तो रेड टू येलो। अगर इन केस फ्लास्क में अल्कली होता और ब्यूरेट में एसिड होता तो येलो टू रेड लिख देते। इंडिकेटर, उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के लिए कलर लिखना। हमारे पास 3 तरह के इंडिकेटर हैं जिसके कलर आपको याद होने चाहिए। लेकिन अगर बाकी कोई इंडिकेटर देगा वो तो उसका कलर भी बता देगा कि एसिड में क्या होता है और अल्कली में क्या होता है। तो कलर चेंज हियर वुड बी फ्रॉम रेड टू येलो। ठीक है, क्लियर है? या कंफ्यूजन है इसमें तो पूछो जल्दी से। एमन, हबीब, आयशा, मुनीब। अफसा क्लियर नहीं है या कुछ पूछना नहीं है? क्लियर, ओके। अच्छा देखो यहाँ तक कोई मार्क्स इस तरह के नहीं है कि सारे के सारे आपके फंस जाएंगे। आप कुछ ना कुछ कर कर आके यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 मार्क्स में से अगर बैड लक भी चल रही होगी तो शायद अभी पढ़ चुकी हो ना। अगर नहीं पढ़ा होता तो अलग बात होती है। अभी मैंने बता दिया कि कैसा कैसा होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़े बहुत फर्क होता है बस। तो 8 मार्क्स में से आप बैड लक भी चल रही है तो 6 मार्क्स तो अचीव कर ही लोगे यहाँ तक। उसके आगे मार्क्स अचीव करना थोड़ा सा और ज्यादा आसान है। अब देखो, ब्यूरिट से आप जो है वो एल्कली ऐड करा रहे हो। जैसे कलर चेंज होगा आप एल्कली ऐड कराना बंद कर दोगे, मतलब आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब ये। तो हम टाइट्रेशन जो है ना वो एक बार नहीं करते बल्कि हम टाइट्रेशन जो है ना वो 3 बार करते हैं। 3 बार डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं। पहली बार टाइट्रेशन किस रीडिंग को हुई, दूसरी बार किसको हुई, तीसरी बार किसको हुई। तो कल करीब करीब हमारे पास वॉल्यूम्स आती हैं। हम 3 बार क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी भी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में जब वो पेंडुलम की टाइम पीरियड लेते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करते हो, तो आप एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं करते कभी भी कैलकुलेट। आप 20 ऑसिलेशंस का टाइम कैलकुलेट करते हो और उसको डिवाइड बाय 20 करके फिर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालते हो। इसी तरह केमिस्ट्री में भी अगर आप एक्सपेरिमेंट को जितनी ज्यादा बार परफॉर्म करोगे तो उतना आपका एरर जो है वो कम होता जाता है। मतलब उतना आप एक्यूरेसी की तरफ जाते हो जब आप उसका एवरेज लेते हो। बहरहाल ये तो एक बात हुई कि क्यों करते हैं टाइट्रेशन 3। अब 3 टाइट्रेशन वो जो कर रहा है उसने ब्यूरिट के आपको स्नैपशॉट्स लेके दे दिए। अब ये क्या है, ये डायग्राम बेसिकली थोड़ा सा समझ लो। समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है, हम आंसर तो कर ही लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये ना असल में ब्यूरेट जब फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली फिल था पहली वाली टाइट्रेशन में तो 0 सेंटीमीटर क्यूब मार्क पे था। तो उसने जो है इधर की ना आपको पिक्चर ली और पिक्चर लेके वो वाली पिक्चर यूं दिखा दिया आपको। और जब उसने वॉल्यूम ऐड करवाना शुरू किया, हल्के जो भी चीज ब्यूरेट में है वो निकालना शुरू की, तो जो लेवल है वो यहाँ से लेके यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा। जाहिर है लिक्विड निकाल रहे हो उसमें से, तो लेवल कुछ यहाँ पे आ गया और ये 23 से 2 डिवीजन नीचे 23.2 पे आ गया। तो फिर उसने पिक्चर ली इस एरिया की और वो पिक्चर आपको उसने यहाँ पे दिखा दी। मतलब बेसिकली आपने करना है क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल ना। तो फाइनल लेवल की पिक्चर आपको उसने यहाँ पे राइट साइड पे दिखा दी है टाइट्रेशन 1 की, और इनिशियल लेवल की पिक्चर उसने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा दी है। क्योंकि पूरे ब्यूरेट की पिक्चर आपको नहीं दी, क्योंकि अगर पूरे ब्यूरेट की पिक्चर देगा तो एक ही पिक्चर होगी ना फाइनल। जो इनिशियल लेवल था वो तो नीचे जा चुका है, आपको क्या पता इनिशियल लेवल क्या है।
तो उसने ब्यूरेट भर के पहले पिक्चर ली और पहली पिक्चर आपको इनिशियल लेवल की दिखा दी, और जब उसमें से वॉल्यूम निकाला, एल्केली निकाला, तो जो जहां पे रोका, जितना निकालना था, निकालने के बाद जब रोका, तो जो फाइनल मेनिस्कस आ रहा है उसकी पिक्चर लेके आपको दिखा दिया, ताकि आप फाइनल माइनस इनिशियल कर सको। तो टाइट्रेशन 1 के लिए भी यही काम किया, फिर टाइट्रेशन 2 के लिए भी यही काम किया। तो जो टाइट्रेशन 2 के लिए लेफ्ट पे है वो उसका इनिशियल लेवल था और फिर फाइनल लेवल है। टाइट्रेशन 3 के लिए लेफ्ट पे जो है वो इनिशियल है और राइट पे जो है वो फाइनल है। अच्छा, टाइट्रेशन 2 में और टाइट्रेशन 3 में जो हमारा लेवल है ना, वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट हुआ 24.2 से। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखो, उसने उसको जरूरत नहीं फील हुई होगी कि मैं दोबारा से ब्यूरेट को कम्प्लीटली फिल करूं। उसने 24.2 से भरा हुआ था, उसने वहीं से स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है। अब इसने कहाँ से स्टार्ट किया है उससे हमें कंसर्न नहीं है, बस हमें वो रीडिंग पढ़नी है। अब जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं ना, तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं। जैसे टाइट्रेशन 1 जो है वो 23.2 पे कुछ खत्म हो रही है, तो टाइट्रेशन 2 23.2 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई है? 24.2 10 सेंटीमीटर के बीच में कहाँ चला गया? भाई उसने यूज किया होगा, गिर गया होगा, उससे कुछ भी हो गया होगा। हम लोग उस मैटर में नहीं पढ़ रहे। हमें करना क्या है, ये जो टेबल दिया हुआ है ना नीचे, इसको फिल आउट करना है। और फिल आउट कैसे करेंगे? इसमें टाइट्रेशन 1 2 3 3 नंबर दिए हुए हैं। पहले टाइट्रेशन 1 के लिए उसने 3 हेडिंग्स दी हुई हैं। टाइट्रेशन 1 के लिए क्या फाइनल ब्यूरिड रीडिंग लिखें, जो राइट हैंड साइड है ना टाइट्रेशन 1 की, फाइनल ब्यूरिड रीडिंग पहले वो लिखें, फिर इनिशियल लिखें लेफ्ट हैंड वाली, दोनों को माइनस करें, वॉल्यूम एडेड आ जाएगा अल्केली का। तो टाइट्रेशन 1 की फाइनल ब्यूरिड रीडिंग हम कैसे लिखेंगे? डेट इज 23.2। अच्छा, हर हाल में 1 डेसिमल प्लेस लिखनी है रीडिंग। मतलब अगर ये लेवल जो है ना वो 23 पे होता, तो आप 23.0 जरूर लिखते, 23 नहीं लिख के छोड़ देते। लेकिन अभी तो 23.2 है, तो मैंने 23.2 लिखा। और रीडिंग जो है टॉप टू बॉटम पढ़ना, मतलब यूं करके नहीं पढ़ने बैठ जाना कि जैसे 24.1 2 3 4 24 पॉइंट समथिंग, नहीं। रीडिंग नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो 23.1 23.2 है ये रीडिंग। अच्छा, इनिशियल रीडिंग क्या है इसकी? 0। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1 डेसिमल प्लेस लिखना है, तो इसको जो है वो 0 नहीं लिखना, सिर्फ इसको 0.0 लिखना। अगर सिर्फ 0 लिखोगे, 0.1 डेसिमल प्लेस नहीं लिखोगे, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इस ब्यूरिट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 डेसिमल प्लेस है, और वो लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बार बार बता रहा हूँ। टाइट्रेशन 2 के लिए फाइनल ब्यूरिट रीडिंग कितनी है? 46.1 2 3 4 5, दिस इज 46.5। और इनिशियल कितनी है इसकी? 24.2। इसी तरह टाइट्रेशन 3 के लिए फाइनल ब्यूरिट रीडिंग कितनी है? 32.1 2 3 4 5, 32.5। और फाइनल इनिशियल ब्यूरिट रीडिंग कितनी है टाइट्रेशन 3 के लिए? 10 पे। तो आपने इसको 10 नहीं लिखना, सिर्फ 10.0 लिखना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। 1 डेसिमल पे हर हाल में लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे? वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड। मतलब इनिशियल से जब फाइनल तक गए हो तो कितना वॉल्यूम ऐड करा दिया, तो आपने इन दोनों को माइनस करना है बस। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो 23.2 ही आ जाएगा। फिर उसमें करोगे 46.5 माइनस 24.2, तो ये आ जाएगा 22.3। और फिर 32.5 माइनस 10 करोगे तो ये आ जाएगा 22.5। ये आपके पास 3 टाइट्रेशन रिजल्ट आ गए। इन 3 टाइट्रेशन रिजल्ट में वो कह रहा है बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट को टिक करना है। इनमें से बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट वो होता है जिनके बीच में सिर्फ 0.2 डेसिमल प्लेस का डिफरेंस हो। 0.2 डेसिमल प्लेस से बड़ा डिफरेंस ना हो, वो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट होता है। अब अगर मैं 22.3 और 22.5 को देखूं, तो दोनों में डिफरेंस 0.2 डेसिमल प्लेस का है, तो ये बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट है। 23.2 में बड़ा डिफरेंस आ गया, इनसे मैच नहीं कर रहा वो। इसका क्या मतलब है? टाइट्रेशन 1 करते वक्त आपने कुछ ज्यादा गड़बड़ की है। टाइट्रेशन 2 और 3 उनका आंसर क्लोज क्लोज आ रहा है, तो दो ये क्लोज क्लोज आ रहा है, तो इसका चांसेस क्या है कि हमने टाइट्रेशन 2 और 3 सही परफॉर्म किया और 1 में हमने कोई गड़बड़ की थी, इसलिए हम टाइट्रेशन 1 की रीडिंग को रिजेक्ट कर देंगे और 2 और 3 की रीडिंग्स को हम आगे लेके चलेंगे। अब हमने 2 एक्सपेरिमेंट की रीडिंग साथ ली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर एवरेज लेंगे। और एवरेज कैसे लेंगे वो आगे खुद बताएगा। कह रहा है टिक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट
Using these best titration result, the average volume of 0.1 mole per decimeter cube of sodium hydroxide used is, मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं ना उसकी कंसंट्रेशन 0.1 है और उसका जो वॉल्यूम लगा है वो 22.3 और 22.5 दो रीडिंग्स दो बार ऑब्जर्वेशन लिए तो उसका एवरेज ऐसे ले लोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 22.4 सेंटीमीटर क्यूब। सही है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर देखो अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है बेसिकली किसका है, एल्कली का है। किस कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कली 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखो ये सिर्फ टेबल फिल करने का या एवरेज निकालने का ये 4 मार्क्स थे, मतलब इस क्वेश्चन में 8 और 4 12 और 13 मार्क्स तो आपके ऐसे ही सिक्योर हो गए, कहीं नहीं जाने। टेबल ब्यूरिट से रीडिंग देख के आपने सिर्फ लिखना तो है और माइनस करना है और एवरेज देना है बस। अच्छा ये जो हमारे पास आया है वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम है, अल्कली का। कौन से अल्कली का, जो ब्यूरिट से गिरा रहे हो, और जो ब्यूरिट से अल्कली गिरा रहे हो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कह रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके मोल्स निकालो इन एवरेज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ई। अच्छा वो आपको हिंट भी दे देता है कि कौन से पार्ट्स में आपने आंसर, ये जो आपने निकाला था एवरेज वॉल्यूम, ये बेसिकली पार्ट ई चल रहा था हमारा। पार्ट ई का जो आपने जो फाइनल आंसर निकाला है वो 22.4 है। तो इस 22.4 के वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो आपने निकाले। हमारे पास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है ई में जो वॉल्यूम आया 22.4। अब ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, कंसंट्रेशन हम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में दी हुई होती है तो हम इसको एक्सपोनेंट -3 या डिवाइड बाय 1000 करेंगे। मतलब वॉल्यूम जो भी दिया हुआ है 22.4 डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.1 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 1000, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ 0.1 इंटू 22.4 एक्सपोनेंट -3। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे आप हमेशा से करते आए हो वैसे ही कर लो उसको। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे जो इस टाइटर वॉल्यूम में हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.00224, दिस इज 0.00224 मोल्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वो आपसे कहता है यूज योर पार्ट, यूज योर आंसर टू एफ, मतलब जो ऊपर आपने अभी आंसर निकाला है वो क्या निकाला है, क्या मोल्स निकाले हैं, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले हैं ना। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अभी ये इक्वेशन दी हुई है, मतलब इक्वेशन से स्टोइचियोमेट्री करवा रहा है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड है, तो 0.00224 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, x। तो 1:1 है तो ये भी वही वैल्यू आएगी ना, 0.00224 मोल्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.0224 मोल्स था, उसको कम्प्लीटली रिएक्ट कराने के लिए जो HCl रिक्वायर्ड था उसके मोल्स आ गए, और उसका वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी में है। मतलब ये वही वाली चीज है कि जब आप ब्यूरेट से अल्कली गिरा रहे थे तो आपने बेसिकली अल्कली कितना गिराया है 22.4 सेंटीमीटर क्यूब का, और नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ था उसमें जो एसिड था वो था 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अल्कली के कितने मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल्स आपने नीचे गिराए वो कितने हैं, 0.00224 मोल्स, और वो कितने एसिड के मोल से रिएक्ट करेंगे, 0.00224 मोल्स। सेम मोल से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड HCl जब रिएक्ट करता है तो ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करता है। बहरहाल जी का आंसर कैसे आया, मैंने स्टोइचियोमेट्री यूज की। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 मोल ऑफ एसिड चाहिए, तो 0.00224 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितना मोल ऑफ एसिड चाहिए। अभी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो यहाँ तक, वरना आगे बढ़ते हैं। ईमन, हफ्सा, मुनीब।
तो ये जो हमारे पास एसिड है जो कॉनिकल फ्लास्क में है, इसमें 0.00224 मोल्स ऑफ एसिड है। और जो है क्या कहते हैं, इसके मोल्स पता चल गया हमें। और ये कॉनिकल फ्लास्क में 25 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, इसे 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी में मोल्स निकाले हैं आपने। अब वो पूछ रहा है, अब ये देखो फ्लास्क में वैसे आया कहाँ से था। देखो ये चीज, पहला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जिसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं बताता जाऊंगा कि ऐसे 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 कर दो। लेकिन वो तरीका क्या कहते हैं, बस पेपर निकालने के लिए होता है, मार्क्स उठाने के लिए होता है, लेकिन समझ आना चाहिए चीज। अच्छा, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसको हमने सोल्यूशन सी कहा था, जिसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब हमने किया था, उसमें से 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था ना हमने। और इस 25 सेंटीमीटर क्यूब में जो मोल्स हमने निकाले हैं टाइट्रेशन करके, वो आए 0.00224 मोल्स ऑफ एसिड। वो आपसे पूछ रहा है कि 250 में कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी। तो जब आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी में, जो कि आपने पार्ट जी में निकाला है ऊपर वाले पार्ट में, उसमें 0.00224 मोल्स ऑफ एसिड है, तो 250 में कितना होगा, एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये हमेशा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे ना इसके आंसर को, तो वो खुद ही यही बन जाएगा, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0.00224 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू एक्स। 250 डिवाइड बाय 25 क्या हो जाएगा, 10। तो आप खुद ही उसको बस मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो आपका ये वाला आंसर बन जाता है। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 1 डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा 0.0224 मोल्स ऑफ एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर या ग्रेजुएटेड फ्लास्क के अंदर हमारे पास 0.0224 मोल्स ऑफ एसिड है टोटल। ये कौन सा एसिड है, अगर रियलाइज करो तो ये वही वाला एसिड है जो लेफ्ट ओवर बचा रह गया रिएक्ट होने के बाद, लेफ्ट ओवर एसिड। और जो एसिड डाला था हमने वो अलग था। वो कितना डाला था वो देखो पार्ट आई में पूछ रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर एसिड HCl। तो ये इसमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी दे रहा है, साथ में कंसंट्रेशन भी दे रहा है। ये दोनों आपको जब चीजें दे रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे ही निकाल सकते हो। यही फॉर्मूला यूज किया, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इज कंसंट्रेशन इज 2, वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देना उसको डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे एसिड के। और ये वो वाले एसिड के मोल्स हैं जो आपने इनिशियली डाला था रिएक्ट होने के से पहले, जो कि 0.05 मोल्स आ रहा है। ये वो वाला एसिड है जो आपने इनिशियली डाला था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने के लिए, और डालने के बाद इसमें से कुछ रिएक्ट हो गया और कुछ बचा रह गया, और जो बचा रह गया ना वो ये ऊपर वाला 0.0224 है। तो ये जो है ये इनिशियली डाला था, जो बचा रह गया वो ऊपर वाला है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, जो रिएक्ट हो गया वो आ जाएगा ना। देखो नेक्स्ट पार्ट में वो खुद आपसे यही कहेगा कि पार्ट आई और पार्ट एच के आंसर को माइनस कर दो ताकि रिएक्टेड मोल्स ऑफ HCl आ जाए। अगर इन केस आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आपको क्वेश्चन में खुद ही कह देगा वो, यूज योर आंसर टू बोथ पार्ट एच एंड आई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द सैंपल। खुद बता रहा है कि इन दोनों को जब माइनस करोगे 0.05 माइनस 0.0224, पार्ट एच का आंसर और पार्ट आई का आंसर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, बेसिकली वो आंसर वो होगा कि जो के HCl के मोल्स रिएक्ट हुए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि 0.0276 आ रहा है। अब इन केस अगर आपको ये नहीं भी समझ आता तो वो आपसे कह रहे हैं ना कि एच और आई का आंसर यूज करो। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप माइनस करोगे दोनों के आंसर, या ऐड करोगे, या डिवाइड करोगे, या मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही 4 ऑपरेशन होते हैं ना मैथ्स के, बॉडमास। तो देखो जब भी आपके पास दो पार्ट्स के आंसर को यूज करने के लिए कहता है तो आप हमेशा माइनस करोगे।
अगर तो क्वेश्चन में परसेंटेज का वर्ड यूज हुआ है और वो कह रहा है कि दो पार्ट्स के आंसर यूज करो तो आप डिवाइड करना, लेकिन अगर परसेंटेज का वर्ड यूज नहीं हुआ है तो आपने माइनस ही करना होता है। तो इन केस अगर आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, किसको किससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है प्लस करना है, तो याद रखो कि बस हमेशा माइनस करना है जब भी वो दो पार्ट्स के आंसर यूज करने का बोलेगा। इन केस क्वेश्चन में परसेंटेज का वर्ड यूज नहीं है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज का वर्ड यूज है तो आप दो पार्ट्स के आंसर हमेशा डिवाइड करोगे, छोटा वाला ऊपर रखना न्यूमरेटर में और बड़ा वाला डिनोमिनेटर में रखना। ये भी अभी आगे आ जाएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो पार्ट्स का आंसर यूज करो और उसने ये नहीं बोला कि परसेंटेज का कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ, तो आपने माइनस ही करना। इन केस अगर तुम्हें समझ नहीं आई कि ये क्यों मैंने माइनस करा है, कि वो लेफ्ट ओवर एसिड और इनिशियल एसिड को माइनस करा तो रिएक्टेड आ गया। बहरहाल अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि तुम्हें चीज बता दे। उसने ये भी बता दिया कि ये जो आप आंसर निकाल रहे हो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसने बता तो दिया है, बट स्टिल एच और आई दो पार्ट्स है, परसेंटेज का वर्ड यूज नहीं है, माइनस कर देना सीधा सीधा। लेकिन इतना जरूर रिकॉग्नाइज कर लेना कि वो किस चीज के मोल्स निकलवा रहा है, मोल्स ऑफ HCl दैट रिएक्टेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये HCl के मोल है। यूजिंग योर आंसर टू पार्ट जे, अब पार्ट जे में आपने जो भी आंसर निकाला है वो आपने हर हाल में यूज करना है। देखो अगर उसने कहा है कि पार्ट जे का आंसर यूज करना है ना, तो वो तो करना ही करना है, तो किसी ना किसी तरह अपने सोल्यूशन में उसको फिट करना ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसको भूल जाओ कि कुछ और नॉलेज लगा के आंसर निकाल लो इसका। पार्ट जे का आंसर हर हाल में यूज करना करना। अब पार्ट जे में HCl के मोल्स निकाले, तो इस पार्ट में ये वाले मोल्स HCl के कहीं ना कहीं तुम्हें यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे? कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द सैंपल। तो आपके पास एक ही तरीका है यूज करने का कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इक्वेशन दी हुई है तो स्टोइचियोमेट्री लगेगी लगेगी। वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो 0.0027। अब पार्ट जे का आंसर कहीं ना कहीं फिट करना है ना, और पार्ट जे में क्या है, एसिड के मोल्स हैं, और कितने मोल्स हैं, 0.0276। तो वो मैं एसिड के नीचे लिख दूंगा, एसिड के मोल्स एसिड के नीचे लिख देंगे। तो 0.0276 मोल ऑफ HCl कितने अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, एक्स बचा, बस वो तो लिखना ही है, यहाँ पे कोई एक अननोन तो निकालना ही है। जब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं एक्स डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये जो आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमारे पास आ रहा है 0.0138 मोल्स। जब इसको हमने ये किया 0.0276 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 0.0276 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया 0.0138 मोल। किसके मोल हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल। ठीक है, पार्ट के का आंसर। तो ये किसके मोल्स हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ये जरूर रिकॉग्नाइज कर लिया करो कि जो चीज निकाल रहे हो ना, वो किस चीज के लिए निकाल रहे हो, बस। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या निकलवाए? मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स निकलवाए ना। मास पूछ रहा है आपसे, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे MR निकालना ही निकालना है। कैसे पता? क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर दिए हुए ना, तो क्या निकलवाएगा? MR निकलवाएगा। और एटॉमिक नंबर क्यों दिए हुए? क्योंकि पेपर 4 में आपको प्रोडक्ट टेबल नहीं मिलता है, याद रखना। तो कैल्शियम कितना है? 40 है। ऑक्सीजन 2 into 16, हाइड्रोजन इज 2 into 1। तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि 74 आ रहा है। अब आप इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स आपको बताए, आपने निकाले ऊपर वाले पार्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले थे ना, मास आपको निकालना है, और MR 74 है। तो मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स करोगे तो ये आ जाएगा MR, आप मास आ जाएगा जो कि आ रहा है 1.02 ग्राम्स। और ये किसका मास है? मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या कहा है कि जिस चीज को निकालते हो ना, वो जरूर याद रख लिया करो, कि आइडेंटिफाई कर लिया करो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाला है आपने 1.02 ग्राम। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात?
अच्छा नेक्स्ट वो कह रहा है यूजिंग योर आंसर टू बोथ ए एंड आई। ए सबसे ऊपर वाला पार्ट, आई ये जो आपने निकाला है, और इसमें क्या निकाला है, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमारी क्या बात हुई है कि अगर वो परसेंटेज की बात कहेगा तो दो पार्ट्स के आंसर को यूज करने के लिए कहेगा तो मैं डिवाइड करूंगा, छोटा वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना परसेंटेज निकालने के लिए। कर क्यों रहे हैं, देखो हमने जो सैंपल लिया था ना, उस सैंपल का मास हमने कितना लिया था, वो पार्ट ए में निकाला था, और वो हमने निकाला था, अगर मैं वापस ऊपर आऊं इस पेपर में, तो वो हमने सबसे पहले वाले पार्ट में निकाला था 1.37 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन उस 1.37 ग्राम में हमें डाउट था कि सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, और इस चीज को हमने चेक करने के लिए ये सारा पूरा जो मेथड चल रहा है ना, ये सारा पूरा मेथड किया, और फाइनली वी केम अप टू द कंक्लूजन कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें है वो सिर्फ और सिर्फ 1.02 ग्राम्स है, वो 1.37 ग्राम्स नहीं है। मतलब बाकी जो चीज है वो उसमें कुछ और है, कुछ मिलावट हुई हुई है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ 1.02 ग्राम है। तो जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड असल में है डिवाइडेड बाय जितना सैंपल का मास था, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इन केस अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ आई है कि मैंने किसको किस चीज से डिवाइड करना है और क्यों करना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपको मैंने बता दिया। जब भी दो पार्ट्स के आंसर वो यूज करने का कहेगा तो आपने उन दोनों पार्ट्स को माइनस करना होता है, लेकिन अगर वो वर्ड परसेंटेज यूज कर देता है तो आपने उन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना है। यहाँ पे वर्ड परसेंटेज यूज है तो आपने दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करना है कि जो स्मॉलर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और जो लार्जर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। स्मॉलर डिवाइड बाय लार्जर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी 74.5%। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देखो ये पूरा जो यहाँ तक अभी दो पार्ट्स और हैं इसके, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना जो अभी तक फिलहाल ये वैसे ही आता है। मतलब थोड़ा बहुत 19-20 होगा, लेकिन ट्रेंड यही होगा कि यही चीजें निकालनी होंगी। तो एक मार्क यहाँ पे, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 + 4 is 14, 14 and 15, 16, 17, 18, अराउंड 18 और ऊपर 19, 20, 21। ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे मार्क्स जो है ना आपके फॉर श्योर आने हैं, इसमें से कटने हार्डली 1-2 मार्क्स कट गया, कुछ समझ नहीं आया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप लोग क्या कहते हैं गूगल क्लासरूम पे जाओ, एसिड एंड बेसिस में जो टाइट्रेशन का वीडियो डाला हुआ है उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, तो वो अगर देखना स्टार्ट करो तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि और भी क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो वो कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन खुद से कर लो, तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये अगर एटीपी में एग्जामिशन नहीं ली है तो इसमें मार्क्स अच्छे बनते हैं। अच्छी बात है, अगर एग्जामिशन नहीं लिए लेना भी नहीं इसमें। मुनीब 80 जो है, एटीपी जो है 60 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का पेपर है, 60 मार्क्स है। वेटेज इसका 15% होता है। मतलब इसका जो 1 मार्क है वो पेपर 2 जितना हैवी तो नहीं होता, लेकिन अगर 60 मार्क्स में से आप 50 तो नहीं तो 45 मार्क्स तो आप इजिली ले ही लोगे, बहुत इजिली ले लोगे। 50-50 भी, 55+ भी लोग मार्क्स ले लेते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं। सबसे मुश्किल क्वेश्चन इसमें होता है टाइट्रेशन का, जो अभी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम एक टेक्निक से करें, जो कि हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे और यहाँ पे भी हमने देखा है, तो इसमें भी मार्क्स स्कोर कर लेते हो। तो 50 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं, और 50 मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जबकि इसका मार्क्स वेटेज कम है, लेकिन फिर भी 50 मार्क्स है। तो अगर हाफ से भी करो तो अराउंड 25 से 20 मार्क्स आपके ये पेपर 2 में ऐड करा देता है, एक तरह से समझो। तो ग्रेड पे बड़ा फर्क पड़ जाता है इसकी वजह से। तो इसकी प्रैक्टिस और इसको अच्छा करने का तरीका यही है, जो चीजें समझा दी है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो। 5 साल भी कर लोगे तो आपका ये बड़ा फायदेमंद होता है आपके ग्रेड्स के लिए।
अच्छा जी, मूविंग ऑन। देखो ये लास्ट पार्ट और कर लो। ये कह रहा है कि अच्छा, ये इस तरह के पार्ट चेंज होते रहते हैं। अब 2 मार्क्स का अगर वो कुछ टेढ़ा दे देता है सवाल और फंस जाता है तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। 2 मार्क्स जा रहे हैं, इतने सारे आए भी तो हैं। अच्छा, another student carries out an experiment to determine the percentage by mass of a calcium hydroxide in a sample। मतलब दूसरे स्टूडेंट ने भी यही काम करा, लेकिन she uses the same technique but instead of using 3 drops of methyl orange indicator in the titration she uses 3 centimeter cube। देखो, ड्रॉप के बजाय उसने 3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा टाइटेशन पे। अब मुझे पता ही नहीं है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मुझे नहीं पता, ना मैंने तुम्हें बताया, ना मैं बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन में कुछ दे रहा है तो ये खुद बताएगा। जैसे इसने यहाँ पे बताया है कि मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी अपने आप में एक वीक एसिड है। अब अगर आप एसिड के अंदर एक वीक एसिड डाल लो तो वो तो एज ए इंडिकेटर डाल लेते हैं आप, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका भी होगा, वो कुछ एच पॉजिटिव आयन वो भी देगा, लेकिन वो फ्यू ड्रॉप्स थे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डाल दोगे तो फिर जो है वो यहाँ पे इंटरफेरेंस करेगा। मतलब जो आप ब्यूरेट से जो एल्कली गिरा रहे थे, ओ एच नेगेटिव आयन, वो इन एच पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट हो रहा था ना नीचे गिरने के बाद। अब मिथाइल और इनसे थोड़े बहुत एच पॉजिटिव आयन आ गए होंगे तो पता नहीं चला, वो रिएक्ट हो गया। लेकिन अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो अब एल्कली जो है वो सिर्फ आपका जो HCl एसिड था उसके साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, बल्कि वो तो मिथाइल ऑरेंज के एच पॉजिटिव आयन के साथ भी रिएक्ट करना पड़ रहा है उसको आके। तो उसका जो वॉल्यूम आप एल्कली का पहले डाल लेते फ्यू ड्रॉप्स के साथ मिथाइल ऑरेंज, वो कम था। अब आपने ज्यादा एसिड एल्कली का वॉल्यूम डालना पड़ेगा। तो आप असल में एल्कली का जो वॉल्यूम निकाल लेते उसी से तो आपने सारी कैलकुलेशन की थी। और वो हमने कहा था कि वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ भी कुछ रिएक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आप जो है वो अपनी वैल्यू ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मतलब अगर एल्कली सिर्फ एसिड के पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा होता तो सही था, उसका एग्जैक्ट हमें पता चलता कि एसिड इतना बचा रह गया। लेकिन इंडिकेटर के साथ भी अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो इट मींस के वो वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड आ रही है। सारा का सारा वॉल्यूम एल्कली का वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, एल्कली इंडिकेटर के साथ भी हो रहा है। तो उससे क्या होगा, एल्कली का जो वॉल्यूम आया है वो ओवर एस्टिमेट आएगा, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उतना आ रहा है। और वो ओवर एस्टिमेट आएगा तो एसिड का वॉल्यूम भी फिर हम ओवर एस्टिमेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो वो ये पूछ रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द एवरेज टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वुड बी स्मॉलर, लार्जर और अनचेंज्ड। भाई एच पॉजिटिव आयन एसिड की वजह से जो था, अब आप इंडिकेटर की वजह से भी आपने डाला हुआ है, तो जाहिर है ऊपर से जो एल्कली चाहिए होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो लार्जर चाहिए होगा। ठीक है। और वो कह रहा है स्टेट भी करो फिर एक्सप्लेन भी करो। एक्सप्लेन इसलिए, एक्सप्लेन क्या करोगे, बिकॉज मिथाइल ऑरेंज being a weak acid will ionize to give H positive ions, which will also to be reacted with sodium hydroxide from the burette। सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये पार्ट थोड़ा सा तो ट्रिकी हो गया, थोड़ा सा वो हो गया, बट स्टिल चलता है। इतने सारे मार्क्स जहाँ मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत वो टेढ़ा करेगा ना।